नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी कैबिनेट में हुए फैसलों की। अनलॉक 1 पर केजरीवाल के ऐलान की जानेंगे कि उद्धव के फैसले से छात्रों को कैसे मिली राहत और क्या बिहार में एनडीए की तैयारी महागठबंधन पर पड़ेगी भारी। और आखिर में बात जनता पर पड़े महंगाई की बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को होगा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। हरियाणा ने अलग से एमएसएमई निदेशालय किया स्थापित। राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, अगस्त तक नई औद्योगिक नीति 2020 होगी तैयार। औद्योगिक श्रमिकों को भी कौशल विकास का प्रशिक्षण देना होगा। पंजाब में कोवा ऐप से ई पास जनरेट कर दूसरे राज्यों में जा सकेंगे लोग। शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सिनेमा, जिम और समागम रहेंगे बंद। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गाइडलाइन की जारी। विनिर्माण गतिविधियों में मई में गिरावट रही जारी। पीएमआई के सर्वे में हुआ खुलासा, कंपनियां घटा रही हैं कर्मचारियों की संख्या। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 879 अंक और निफ्टी 245 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन उद्योग जगत सरकार के ऐलान से नाखुश दिख रहा था। जिसके बाद आज मोदी कैबिनेट की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले आज बैठक में सरकार ने क्या ऐलान किए, इस रिपोर्ट में देखिए। आज से भारत में लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया है। वैसे सरकार साफ कर चुकी है कि ज्यादा लंबे समय तक सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता, जिस कारण इस बार लॉकडाउन को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इस बार छूट का दायरा बढ़ाया गया है। कई रियायतों के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अनलॉक 1 के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर और नितिन गडकरी ने मीडिया को दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में अन्नदाताओं, एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। मौजूदा मुसीबत को देखते हुए इस सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई ऐलान किए गए हैं। बैठक में जावड़ेकर ने ये भी कहा कि एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है। एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई की भूमिका अहम है। एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए लोन देने का प्रावधान है। सैलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा। एमएसएमई को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है। वहीं बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अन्नदाताओं के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने कहा कि 14 फसलें ऐसी हैं जिसमें अन्नदाताओं को 50 से 83% तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बाद कहा जा रहा था कि सरकार जल्द एक और पैकेज लाने वाली है, जिसके संकेत खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए थे। मोदी कैबिनेट से भी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आज जो ऐलान एमएसएमई के लिए किए गए हैं वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज से ही जुड़े हुए हैं, जिसे पहले ही उद्योग जगत नाकाफी बता चुका है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए प्रिया, राहत पैकेज के नाम पर मोदी सरकार की जो चालाकी है वो 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज के नाम पर सामने आ गई थी। जिस तरह से मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, उससे यही लगा था कि अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है, देश की आर्थिक हालत मजबूत हो जाएगी। लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 चरणों में इस राहत पैकेज को देश की जनता के सामने रखा तो समझ में आ गया कि इसमें आम बजट का ही विस्तार है, यानी आम बजट को ही सरकार ने राहत के नाम पर फिर से पेश कर दिया है। हालांकि इसमें लोन लेने की सुविधा
आसान जरूर की गई है, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से बर्बादी की कगार पर आ चुका है उसे आप कर्ज देकर कैसे उबार लेंगे, और वो भी तब जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो। खैर, इसके बाद पिछले कुछ दिनों से एक और राहत पैकेज की चर्चा चल रही थी, लेकिन जब सरकार की मंशा राहत के नाम पर सिर्फ घोषणाओं का मलहम लगाने का हो तो फिर किसी तरह की उम्मीद करना बेकार है, बेमानी है। दरअसल आज कैबिनेट में उसी 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज पर मुहर लगी है जिसकी घोषणा उस समय पीएम मोदी ने की थी, न कि कोई विशेष घोषणा हुई है। आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने सबसे पहले एमएसएमई को राहत देने की घोषणा की थी, लेकिन एमएसएमई ने इसे नाकाफी बताया था। कुल मिलाकर प्रिया, इस वक्त मोदी सरकार को अर्थशास्त्रियों की सलाह माननी चाहिए थी ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके, लेकिन यह खेद की बात है कि अपनी बहुमत वाली जीत से, इतनी बड़ी बहुमत वाली जीत से जो सरकार है वो अहंकारी हो चुकी है कि वो विशेषज्ञों को भी कुछ नहीं मानती है। आपको याद होगा कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में जब अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के कारण तबाह हो गई थी, तब भी अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी थी। तब मोदी जी ने हार्ड वर्क बनाम हार्वर्ड का जुमला इन विशेषज्ञों पर ऐसा फेरा था ताकि उनका मतलब मखौल बनाने के लिए ही उछाला था। अपने से अलग विचार रखने वालों को दरअसल अपमान करके थोड़ी देर तक का मजा तो लिया जा सकता है प्रिया, लेकिन इससे लंबे वक्त तक सजा जैसे हालात जो हैं वो जनता को भुगतने पड़ते हैं, और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 1 के बीच दिल्ली वालों को कितनी रियायत मिलेगी, इस बात की जानकारी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को दी। साथ ही अस्पताल और दिल्ली की सीमाओं को लेकर जनता से सुझाव भी मांगे। क्या कुछ जानकारी दी आज अरविंद केजरीवाल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल वालों की दिल्ली में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से दिल्ली को पुख्ता इंतजाम की जरूरत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जनता के साथ रियायतों से जुड़ी जानकारी साझा की, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। 5 जून तक 9,500 बेड की व्यवस्था कर ली जाएगी, जो कि मौजूदा मामलों से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, कल दिल्ली सरकार किस अस्पताल में कितने बेड हैं, इसकी जानकारी देने के लिए एक ऐप भी लॉन्च करने वाली है। लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के लोगों के दिल्ली इलाज कराने आने पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने पर चिंता भी जताई है। इसके अलावा एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातों पर नजर डालें तो उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी 4 में दी गई छूट जारी रहेगी। ऑटो, ग्रामीण सेवा, ई रिक्शा में अब जितनी सवारी उतने यात्री सफर कर सकते हैं। दिल्ली में अब सारी दुकानें खुलेंगी। दुकानों पर ऑड इवन नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली में अब सैलून की दुकानें भी खुल पाएंगी। दिल्ली बॉर्डर 1 हफ्ते तक सील रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी और पास के जरिए ही आवागमन हो सकेगा। बॉर्डर खोलने को लेकर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की छूट दी गई है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला राज्य सरकारें ही ले रही हैं। दिल्ली बॉर्डर खोलने को लेकर दिल्ली की जनता व्हाट्सएप नंबर 8800007722 ईमेल आईडी delhi.cm.suggestions@gmail.com पर या फिर 1031 पर कॉल करके शुक्रवार शाम 5 बजे तक सुझाव दे सकती है, जिस पर एक्सपर्ट्स के साथ बात करके दिल्ली सरकार आखिरी फैसला लेगी। अब दिल्ली वासियों के सुझाव के बाद सरकार सूबे में कितनी और राहत देती है, ये जल्द सबके सामने होगा। वहीं राहत भरा ऐलान तो आज महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है, जहां 2 महीने से आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियां सब कुछ बंद था, जिसका असर छात्रों पर भी काफी पड़ा है। क्योंकि जिस वक्त पूर्णबंदी लागू की गई थी वो वक्त परीक्षाओं का था। लेकिन आज जो ऐलान सूबे की उद्धव सरकार ने किया है वो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। तो क्या है उद्धव का ऐलान, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत से भले ही सूबे में सरकार को राहत नहीं मिल रही हो, लेकिन आज उद्धव सरकार ने एक ऐसा ऐलान जरूर किया है जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों ने राहत की सांस जरूर ली है। जी हां, महाराष्ट्र के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्रों की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। उन्हें उनकी पिछली परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर पास किया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि मौजूदा हालात विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के अनुकूल नहीं है।
सेमेस्टर परीक्षाओं के कुल अंक जोड़कर छात्रों को फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। अपने संबोधन में ठाकरे ने राज्य में 30 जून तक तालाबंदी बढ़ाने की घोषणा की और कहा कि फाइनल ईयर के छात्रों को उनके पिछले सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर की परीक्षाओं के आधार पर प्रमोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि राज्य शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों की ओर से इस फैसले से जुड़ी विस्तृत जानकारी आना भी बाकी है। ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट पिछले सेमेस्टर्स के एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर निकाला जाएगा। जिन छात्रों को इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से परीक्षा में बैठना है वो विंटर सेशन अक्टूबर-नवंबर की परीक्षा में बैठ सकेंगे। करीब 1 महीने पहले राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने घोषणा की थी कि सभी यूनिवर्सिटी में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए 50-50% ग्रेडेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने राज्य में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को विकसित और मजबूत करने की जरूरत पर भी आज बल दिया है। एक तरफ उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए परीक्षा नहीं करवाने को लेकर बड़ी राहत दी है, तो वहीं सियासी मूड में आए बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार भी राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां आरजेडी सत्ताधारी गठबंधन को शिकस्त देने के लिए हल्ला बोल की तैयारी कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव पर महागठबंधन में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत के बीच जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर काम करने में जुटी है, तो वहीं कई राज्यों में चुनाव की सुगबुगाहट ने सियासी माहौल को गरमा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार की चर्चा है, जहां साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें जीत हासिल करने के लिए जोर तो हर दल लगा रहा है। जेडीयू और बीजेपी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरने के लिए एनडीए के सभी दल एकमत नजर आ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी पर सहमति नहीं बन पा रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अपनी मंशा कई बार जाहिर कर चुकी है। इसके बावजूद महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाल ही में महागठबंधन के अपने सहयोगियों को दो टूक कह दिया कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही है और आगे भी वही रहेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बगैर हिदायत देते हुए कहा कि आप लोग आपस में बयानबाजी करने के बजाय हमारे साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने की रणनीति बनाएं। अब ये सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी ही है और रहेंगे। इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों है? इसके अलावा उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इसके पीछे सहयोगी दल सीटों की बार्गेनिंग के लिए दबाव की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने पहले ही नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में एनडीए की मजबूती और महागठबंधन में बढ़ती रार आने वाले दिनों में सियासत में क्या हलचल मचाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिहार में भले ही महागठबंधन में बिखराव से एनडीए सुकून महसूस कर रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी कब तक सत्ता सुख भोग सकेगी, इसका फैसला उपचुनाव के बाद ही होगा, जिसे लेकर गहमा गहमी का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने के लिए सियासी दांवपेच आजमा रही हैं। तो आखिर कैसी है उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां, और मौजूदा मुसीबत के बीच उपचुनाव में कितनी अहम होगी सोशल मीडिया की भूमिका, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सब कुछ बदला बदला सा रहने वाला है। अब सामाजिक दूरी और पूर्णबंदी के कारण न सभाएं देखने को मिल रही हैं, न रैलियां और न ही किसी तरह से जुलूस। पार्टियों की सियासत सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस सोशल कैंपेन के जरिए चुनाव जीतने की तैयारियों में जुट गए हैं। बात अगर बीजेपी खेमे की करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब तक करीब 4 लाख लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साध चुके हैं। शिवराज की चौथी पारी के बड़े फैसलों की वीडियो क्लिप बनाकर बीजेपी आईटी सेल लोगों के बीच पहुंचा रहा है। रोजाना 5 से 6 वीडियो तैयार कर उपचुनाव वाले जिलों में सरकार के कामकाज का बखान किया जा रहा है। सोशल मीडिया की बूथ स्तर तक टीम तैयार कर बीजेपी से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है।
शिवराज सरकार के अलावा अब केंद्र सरकार के फैसलों को भी जनता के बीच पहुंचाने की योजना है। वहीं अगर कांग्रेसी खेमे की बात करें तो कांग्रेस खेमे का सारा ध्यान भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने पर है। पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर उनके करीबी नेता सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रमुख जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया कैंपेन का मोर्चा संभाला है। बूथ स्तर तक सोशल मीडिया टीम तैयार की जा रही है। हर दिन उपचुनाव वाले जिलों में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा जा रहा है। स्पीक अप इंडिया के जरिए कांग्रेस कामगारों का मुद्दा उठा चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि उस कार्यक्रम के जरिए एमपी से 4.5 लाख लोगों ने अपने वीडियो शेयर किए थे। इन तमाम तैयारियों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर जनता को कौन सी पार्टी अपनी बात अच्छे ढंग से समझा पाती है। और बुलेटिन के आखिर में अब बात जनता पर पड़ते महंगाई के बोझ की। भारत आज से अनलॉक हो रहा है, लेकिन पहले ही दिन आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल आज से एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो आज से एलपीजी के दाम में कितनी हुई बढ़ोतरी, इस रिपोर्ट में देखिए। अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद जनता अभी अपनी खुशियों का इजहार ठीक ढंग से कर भी नहीं पाई थी कि जनता की जेब पर अब महंगाई का बोझ पड़ गया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं। दरअसल तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं, जिसके बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। हर राज्य में टैक्स अलग होने के कारण गैस सिलेंडर के दाम अलग अलग होते हैं। IOCL से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 11 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। इसकी कीमत अब 593 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में 31 रुपए 50 पैसे बढ़कर 616 रुपए, मुंबई में 11 रुपए 50 पैसे बढ़कर 590 और चेन्नई में 37 रुपए बढ़कर 606 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 110 रुपए बढ़कर 1139 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1139 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 109 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1087 रुपए 50 पैसे, वहीं चेन्नई में 109 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1254 रुपए हो गई है। इसके अलावा आज से हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि तेल कंपनियों ने केरोसिन की कीमतों में कटौती कर दी है। दिल्ली केरोसिन फ्री सिटी है, लिहाजा यहाँ केरोसिन की कीमतें जारी नहीं होती। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जनता की जेब पर महंगाई का बोझ पड़ना शुरू हो गया है, जिसकी ये झलक भर है। उम्मीद करेंगे कि मौजूदा मुसीबत के टलने के बाद हालात सुधरेंगे और लोगों की जेब पर पड़ रहा महंगाई का बोझ भी जल्द कम होगा। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप